दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है कृषि में सूचना संचार का महत्व। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रामधन घसवा जी, जो कि हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ। रामधन घसवा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये सूचना संचार क्या है और किस प्रकार से हमारे दर्शक इस चीज़ को समझेंगे। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि वर्तमान समय में अपन बात करें तो वर्तमान समय कृषि में या हर तरफ के परिदृश्य में अपन देखें तो सूचना का बड़ा महत्व है। या अपन कह सकते हैं कि सूचना अभी वर्तमान समय में एक इसका हर क्षेत्र में एक इसका विशेष महत्व है। और अपन कृषि से संबंधित बात करें तो इसमें बहुत सारे, जैसे आजकल विभिन्न प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है या केवीके उनकी वेबसाइट है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, या बहुत सारे अपन बात करें तो मोबाइल के माध्यम से मैसेज है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, या बहुत सारी मोबाइल ऐप्स है। तो तरह तरह के इस प्रौद्योगिकी में किसानों के लिए उपयोगी सूचना के उपलब्ध करवाने के लिए मीडिया माध्यम उपलब्ध है किसानों के लिए। उन्हीं में से एक अपन बात करें तो किसान मोबाइल ऐप भी एक उनका सूचना उपलब्ध करवाने में एक विशेष योगदान है। तो इन मोबाइल ऐप्स में भी अपन विशेष रूप से बात करें तो किसानों के लिए जो मुख्य मुख्य मोबाइल ऐप्स है, जैसे अपन बात करें कि किसान को यदि मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी के लिए यदि किसान को कोई ऐप चाहिए तो उसके लिए जैसे मेघदूत मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड किसान भाई कर सकता है और मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी किसान भाई ले सकता है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो किसान सुविधा मोबाइल ऐप है, इसमें किसान भाई अपने आसपास की जो मंडी है उनके जो फसलें हैं उनके मोल भाव की, जो मंडियों के जो रेट हैं वो जानकारी उपलब्ध प्राप्त कर सकता है किसान भाई। और इसके साथ ही किसान भाई किसान सुविधा से जैसे अपन बात करें तो मौसम की जानकारी है या मुख्य जो फसलें हैं उनके विभिन्न लगने वाले जो कीट और बीमारियां हैं या कितने उसमें कौन कौन सी उचित प्रजातियां हैं उनके बारे में किसान भाई इस मोबाइल ऐप से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही इस मोबाइल ऐप से किसान भाई यदि किसी किसान भाई का मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि बना हुआ हो और किसान भाई के पास यदि उपलब्ध नहीं हो या किसी कारणवश कहीं खो गया हो तो इस मोबाइल ऐप से किसान भाई डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस क्षेत्र के लिए जैसे अभी खरीफ फसलों के लिए मुख्य रूप से जैसे गेहूँ और चना की यहाँ की मुख्य फसलें हैं, तो अपन बात करें गेहूँ के लिए गेहूँ डॉक्टर एक करके मोबाइल ऐप है जो आईसीआर का जो अनुसंधान संस्थान है करनाल में उन्होंने ये तैयार किया है। किसान भाई गेहूँ डॉक्टर को इस पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और गेहूँ से संबंधित जो जानकारी है वो किसान भाई ले सकता है। कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कितनी सिंचाई करनी है, कितना किसान भाई को खाद देना है, कितना कब इसको खरपतवारनाशी देना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप गेहूँ डॉक्टर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके जानकारी उपलब्ध कर सकता है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें चना की, तो चना फसल की जानकारी लेने के लिए किसान चना मित्र करके एक मोबाइल ऐप है और ये जो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है उन्होंने तैयार किया है। तो इस ऐप को किसान भाई डाउनलोड करके चने से संबंधित पूरी जानकारी ले सकता है। इसको कब कब इसको सिंचाई देनी है, कितने दिनों पे एसेंशियल यदि कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उसके लिए बीज उपचार के लिए क्या क्या करना है। यदि किसान भाइयों ने अभी तो बीज की बुआई तो कर दी होगी, लेकिन इसके बाद में भी यदि कुछ बीमारियां या कीट आते हैं तो उस समय कौन कौन सी दवाई उसको किसान को डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, तो ये सारी चीज़ें किसान भाई जानकारी मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अपन बात करें तो जैसे एक वीड मैनेजर जो मोबाइल ऐप है जो जबलपुर में जो आपका खरपतवार का अनुसंधान संस्थान है उस अनुसंधान संस्थान ने ये मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो यहाँ इस मोबाइल ऐप को किसान भाई डाउनलोड करके और अभी जो फसलें हैं इसमें कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सा खरपतवार नाशी डालकर आप खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं उसकी जानकारी इस मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। और अपन बात करें इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो मालवा जो रीजन है ये स्पाइसेज के लिए मतलब मसाले वाली फसलों के लिए जाना जाता है। तो किसान भाई यदि बीज वाली मसालों की यदि जानकारी चाहिए किसान भाई को तो उसके लिए किसान भाई सीड स्पाइस इन्फो करके एक मोबाइल ऐप है जो तबीजी अजमेर जो NRCSS है इसका बीज मसाला का अनुसंधान संस्थान उन्होंने तैयार किया है। तो इस मोबाइल ऐप को किसान भाई डाउनलोड करके जो बीज मसाला है जैसे इसमें आपकी अजवाइन हो गई, सौंफ हो गई, मेथी हो गई, आपका जीरा हो गया, आपकी कलौंजी हो गई, जो जितने भी बीज मसाले की जो फसलें हैं इसके बारे में बीज मसालों की उन्नत खेती के लिए जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है जैसे
किस प्रकार के किसान को मिट्टी की आवश्यकता होती है, कितने उसमें बीज की आवश्यकता होती है, बीजों को उपचार कैसे करें या उसमें कितनी जुताई करें, बीज की मात्रा कितनी लें, कितनी दूरी पे बीज को बुआई करें, किस तरीके से बीज की बुआई करें, कितना खाद डालना है किसान को, कितना उसको मतलब कब उसमें खरपतवार नाशी डालनी है, कब सिंचाई करनी है, ये सारी जानकारी यदि किसान भाई को लेनी हो तो ये सीड स्पाइस इन्फो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और जो बीज मसाला है उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है किसान भाई। और इसके अलावा भी जैसे अपन खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलों में जैसे सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की, तो सोयाबीन ज्ञान करके एक मोबाइल ऐप है जो इंदौर अनुसंधान संस्थान सोयाबीन का उन्होंने तैयार किया है। किसान भाई इस मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके और ये सोयाबीन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे मध्यम अवधि की कौन सी प्रजातियां हैं, कम अवधि की कौन सी प्रजातियां हैं या अधिक अवधि की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और इन प्रजातियों में क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन सी कीट से लड़ने की उसमें क्षमता है या कौन सी बीमारी से लड़ने की क्षमता है और कितनी इनकी बीज की आवश्यकता रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें किसान को यदि एक आप मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही ये बहुत सारे मोबाइल ऐप ऐसे भी रहते हैं यदि किसान की किसी कोई समस्या है तो वो उसके माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन है, वो मैसेज डाल सकता है, वो किसी समस्या है तो फोटो डाल सकता है और वो जो एक्सपर्ट लोग जो रहते हैं वो उसको समाधान करेंगे आपके 24 आवर्स में या जो भी हॉलीडे को छोड़ के बाकी जो वर्किंग डेज रहेंगे इनमें। तो ये सोयाबीन ज्ञान मोबाइल ऐप की बात होगी। इसके अलावा अपन बात करें जैसे बागवानी की बात करें तो बागवानी में अर्का बागवानी एक मोबाइल ऐप है जो IIHR बेंगलोर ने तैयार किया है। इसमें अर्का बागवानी में हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितने भी जो फसलें हैं, आपकी सब्जी हो गई या उद्यानिकी की फसलें और भी हो गई, तो इनसे संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए किसान भाइयों को तो अर्का बागवानी को डाउनलोड करके आप जानकारी ले सकते हो। जी तो डॉक्टर साहब ये जितने भी मोबाइल ऐप्स जो आपने बताए हैं ये किसान भाई अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं? जी, ये सभी किसान भाई अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पर गूगल प्ले स्टोर पर जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं या किसान भाई ICR मोबाइल ऐप करके गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इनका लिंक मिल जाएगा। ICR मोबाइल ऐप करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो ICR का जो पोर्टल है उस पर भी इनके लिंक उपलब्ध है। जी तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ICR के पोर्टल के ऊपर भी इन सभी ऐप्स के लिंक वहाँ पे मौजूद हैं। किसान भाई कृषक भाई वहाँ से जाकर भी इस लिंक के थ्रू इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को सूचना एवं संचार संबंधी कृषि के संबंध में बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। तो दर्शकों कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान समृद्धि योजना,
पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बदलते परिवेश में टिकाऊ खेती। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री जितेंद्र भंडारी जी, जो कि हैं विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस विषय के बारे में बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा जो विषय है बदलते परिवेश में टिकाऊ खेती, उसका सीधा संबंध है कि हम बिना किसी पर्यावरण को प्रदूषित किए, प्राकृतिक संसाधन को नष्ट किए किस प्रकार से फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे, जिससे कि हमारा उत्पादन भी बढ़ता रहे और पर्यावरण को नुकसान ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, जैसे वर्षा ऋतु में जल हो गया, तो किसान भाई जिस हिसाब से खेती करते हैं आज के समय में, उससे काफ़ी फसलों को नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे उपलब्ध हैं उनको सहेजना पड़ेगा हमें। हम अधिक से अधिक वर्षा ऋतु में जैसे जल का संरक्षण करें, अस्थायी रूप से बीज अलग अलग तरह के बीज उपयोग करते हैं, जिससे कि उनको अपने क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता है कि किस क्षेत्र में किस तरह के बीज उपयोग होना चाहिए। तो किसान भाई उचित जानकारी लेकर ही बीज बोए। अब बीज बोने का तरीका किसान भाई उपयोग करें कि बीज को पहले उपचारित करें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो आती है बीज के द्वारा वो नहीं आएगी, और हमारी फसल जो है पर्याप्त गहराई में बोना चाहिए, पर्याप्त उसमें दूरी होना चाहिए, बीज से बीज की दूरी और 2 लाइनों के बीच की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि अफलन की शिकायत 1-2 साल पहले काफ़ी देखी गई थी। वो अनुचित बीज दर के कारण आई थी।
आप पर्याप्त बीज जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं आपको, उस हिसाब से आपको बीज दे रखना है। साथ ही हम टिकाऊ खेती से संबंधित बात करें तो आप अनुचित उर्वरकों का उपयोग करते हैं। आपको डालना 20 किलो है, आप 25 किलो डाल देते हो, जिससे कि क्या होता है कि प्राकृतिक जो हमारा संसाधन है, आपकी मिट्टी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अनुचित खाद के उपयोग से आपकी मिट्टी बंजर होती जा रही है, जिस कारण आपका प्रकृति में रसायनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। अनुचित रसायन आते जा रहे हैं हवा में, पानी में, और ये सारे रसायन आपका जलवायु परिवर्तन में जिम्मेदार होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जलवायु परिवर्तन आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है, और यह प्रदूषण किस कारण से हुआ, ये हम कृषि के माध्यम से अगर देखें तो कृषि में अनुचित रसायनों का उपयोग हो रहा है, अनुचित कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, और यही कीटनाशक और यही रसायन हमारे प्रकृति को दूषित करते हैं। और हम देखते हैं कि समय के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। जैसे बारिश में सूखा आ जाता है, गर्मियों में बारिश अधिक बढ़ जाती है, इस कारण से हमारी खेती बिगड़ती जा रही है। तो हम खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को भी इसमें सम्मिलित करें, ताकि हमारा जो, अगर मान लो कि 10 बीघा का खेत है तो उसमें 5 बीघा में हम फसलें लें, 5 बीघा में उद्यानिकी फसलें लें, ताकि अगर एक फसल हमारी खराब होती है तो दूसरी फसल से हमें आय प्राप्त होती रहे। साथ ही हम पशुपालन भी साथ में कर सकते हैं, जिससे कि एक अतिरिक्त आय, खेती से तो हमारी आमदनी हो ही रही है, लेकिन खेती की अतिरिक्त आय हम पशुपालन से ले सकते हैं। अब पशुपालन में आप विभिन्न प्रजातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुराना खेती हो रहा है उसमें देसी गायों का इस्तेमाल होता था, आज एक से एक हाइब्रिड नस्लें उसमें आ रही है, जो दूध उत्पादन के साथ साथ आपका उस पर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं पशुओं के, गोबर हो गया आपका, उस गोबर का इस्तेमाल आप खेत पे कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा जो खेती प्रणाली है, हमें उसमें टिकाऊपन लाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारा जो खेत है वो बंजर हो जाएगा और उत्पादन गिर जाएगा। साथ ही हम देखें तो आजकल जो प्रणाली चल रही है खेती की, उसमें विविधता नहीं है, एक ही फसल बोते जा रहे हैं। उसमें हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। फसल चक्र अपनाने के साथ साथ हमें विभिन्न जो आजकल के उपकरण आ रहे हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में बहा के पानी देते थे खेत में, एक जगह छोड़ दिया तो चल रहा है, उसके स्थान पर हमें आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है, आपका ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर का आप उपयोग कर सकते हो, रेन गन आ गई है, रेन गेज आ गया है, उनका इस्तेमाल करेंगे तो पानी की बचत होने के साथ साथ ये अपने प्रकृति को नुकसान होने से बचाते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। कुल मिलाकर हमें उत्पादन पर मुख्य फोकस रखना है, बिना किसी प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करें। तो आजकल जो खेती की प्रणाली है उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें बढ़ाना पड़ेगा। आधुनिक मशीनों का उपयोग आजकल किसान भाई धीरे धीरे अब सीख रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी आगे और बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम एक अधिक उत्पादन की ओर बढ़ सकें। आजकल हम देख रहे हैं कि जो जैविक खेती है, जैविक खेती के बारे में लोग आप समझने लगे हैं, और जैविक खेती के बारे में हम विस्तार से अगर जानें तो जैविक खेती आप आने वाले समय की डिमांड है। हमारे कई प्रोग्राम में ये कहा भी गया है और सरकार का भी इसमें काफ़ी फोकस है। तो जैविक खेती के रूप में हम हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं, जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जैविक फफूंदनाशी उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी फसलों को उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रकृति के संबंध में चलते हैं। यानी कि इन चीज़ों के उपयोग से आपकी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फसल उत्पादन पर्याप्त होता रहेगा और हमारा प्रकृति सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कुल मिलाकर हमें टिकाऊ खेती करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, आने वाला समय काफ़ी गंभीर स्थिति देखने में आ रही है। कई जगह पर ज़मीनें बंजर हो चुकी है, खाद की मात्रा लोग डबल कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रकृति में खेत में हमारा जो कार्बन है, कार्बन का मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि कार्बन की मात्रा आपका रसायनों के कारण नष्ट हो चुकी है।
उस कार्बन की मात्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। और मिट्टी से संबंधित अगर हम बात करें तो किसान भाई खेत में जब रसायनों का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले वो मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि मिट्टी की जांच अगर वो करवा लेंगे तो उससे उनको प्रत्येक फसल का एक पता चल जाएगा कि इस फसल को इतना उर्वरक हमें देना है। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने बदलते हुए परिवेश में जो हमारे दर्शकों को टिकाऊ खेती के जो टिप्स दिए उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, समय हो चला है अब प्रोग्राम में खबरें खेती की, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। किसानों को मिले लाभकारी मूल्य, हो रहा ड्रोन का प्रदर्शन, चारे ने बदली किसान की तकदीर, कृषि पाठशाला और अश्वगंधा की खेती से बढ़ता मुनाफा। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज उत्पादक किसान भाइयों बहनों की भी मोदी सरकार सदैव चिंता करती आई है और आगे भी उनके हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। श्री मुंडा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिकारियों किसानों से प्याज की खरीदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा प्याज की अधिक बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ बैठकें की गई हैं। अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि सरकार ने NCCF व नेफेड को बफर स्टॉक के लिए 7 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था। अब तक 2 चरणों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व आंध्र प्रदेश से प्याज की खरीदी की गई है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए NCCF व नेफेड ने किसानों एवं FPO के बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हुए पैम्पलेट वितरित करना शुरू किया है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण उपज खरीद कर किसानों को सही कीमत देने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार तथा किसानों तक पहुंच के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। हो रहा ड्रोन का प्रदर्शन। इन दिनों प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। यात्रा के दौरान ड्रोन का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ड्रोन द्वारा खेतों में तरल उर्वरकों व कीटनाशकों का छिड़काव किसानों और आमजनों के सामने किया जा रहा है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग बढ़ाने के लिए किसान ड्रोन तथा ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों व स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक ड्रोन की जानकारी भी पहुंच रही है। चारे ने बदली किसान की तकदीर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सोमलवाड़ा खुर्द के किसान शरद वर्मा की तकदीर बदल दी मक्के के चारे ने। पहले शरद वर्मा भी क्षेत्र के अन्य किसानों की तरह ही सब्जी भाजी की खेती करते थे, लेकिन कृषि विभाग द्वारा अब उनका चयन न्यूजीलैंड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ तो उन्होंने अपने खेती के तरीके के साथ साथ फसल को भी बदल दिया है। उन्होंने 10 एकड़ के खेत में मक्के की खेती शुरू की। श्री वर्मा ने बताया कि जब मक्के के दाने नरम और दूधिया होते हैं तब उससे चारा तैयार किया जाता है, जिसे साइलेज कहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर साइलेज पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उन्हें शक्ति भी देता है। पशु आहार की कमी को साइलेज पूरा करता है और इसे करीब 1.5 साल तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। 10 एकड़ खेत से शुरू हुई मक्के की खेती अब 100 एकड़ में की जा रही है। किसान शरद वर्मा द्वारा तैयार साइलेज की मांग प्रदेश भर में है। शरद वर्मा आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वनखेड़ी के वैज्ञानिकों से उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। कृषि पाठशाला। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा इन दिनों कृषि विस्तार अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सभी 62 विस्तार अधिकारी महिलाएं हैं। अधिकारियों को सीहोर जिले के खैरट गांव स्थित निकोरे जैन सेंटर में खेत पाठशाला का प्रायोजित प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर केंद्र में बनाई गई पोषण वाटिका में गेहूं, मटर, अरहर आदि की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर शेड नेट उगाई गई जाने वाली स्ट्रॉबेरी की फसल का अवलोकन भी प्रशिक्षार्थियों ने किया है। इसके साथ ही जैविक खेती का निर्माण, जमीन की पोषकता बढ़ाने के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी है। अश्वगंधा की खेती से बढ़ता मुनाफा। सरकार द्वारा जैविक खेती और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।
यही वजह है कि किसानों के बीच अब औषधीय फसलों की खेती लोकप्रिय हो रही है। इसके द्वारा किसानों की आय भी बढ़ रही है। नीमच जिले के वासनिया गांव के ऐसे ही एक किसान हैं भागीरथ, जिन्होंने जैविक तरीके से अश्वगंधा की खेती कर अपनी आय दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ा ली है। भागीरथ जी बताते हैं कि पहले वो अपने खेत में परंपरागत फसलों की खेती करते थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों से उन्होंने अश्वगंधा सहित अन्य औषधीय फसलों की खेती करनी शुरू करी, जिससे उन्हें खूब लाभ मिला है। किसान भागीरथ को समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पचौरी का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।